नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आपके इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। और जो आपका टॉपिक होगा आज का वो होगा आपका नेशनल इनकम, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। तो एक तो होता है वैल्यू एडेड मैथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मैथड और एक होता है इनकम मैथड। जो नहीं होता है वो होता है आपका इन्फ्लेशन मैथड। कोई मैथड नहीं होता आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो ये आपने याद रखना है। तो ये लिखा हुआ है, देयर आर 3 known मेथड बाय विच नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड, वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर, इनकम। अब देखो वैल्यू एडेड जो मेथड होता है उसे आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। कभी अगर पूछा जाए तो ये याद रखना, आउटपुट मेथड और प्रोडक्शन मेथड। क्या लिखा हुआ है देखो, इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय टेकिंग द वैल्यू एडेड टू द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन इनटू अकाउंट। होता क्या है कि जैसे ये बोल सकते हैं कि भाई आपका क्या होता है, जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है ना, अब प्रोडक्ट आपका जब बन जाता है और उसके बिकने तक जब तक वो सेल नहीं हो जाता तो अलग अलग चरण से गुजरता है, अलग अलग फेजेस से गुजरता है। वो होल सेलर के पास भी आएगा, फिर वो रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर के बाद वो कंज्यूमर में आएगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका वैल्यू एडेड होती रहती है। मान लो कोई चीज़ अगर आपकी कितने रुपए की थी, 10 रुपये की थी, तो आगे चल के वो जैसे क्या बोल सकते हैं, अगर फैक्ट्री से निकली और वो जैसे फैक्ट्री से बाहर निकले, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह जोड़ के, टैक्सेस वगैरह जोड़ के मान लो 15 पे आ जाती है। फिर वो होलसेल प्राइस वाले के पास जाती है, होलसेल जो आपका डीलर होता है उसके पास जाती है, उसके पास मान लो 20 रुपये में चल जाती है। फिर वो जब रिटेलर को बेचता है तो उसके पास मान लो 25 की चली गई, और फिर वो बोल सकते हैं आपका जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसे बेच देता है तो 30 में चल जाती है। तो ये बीच बीच में क्या हो रहा है आपका, ये होती है वैल्यू एडेड। आपकी वैल्यू क्या हो रही है, एड ऑन होती चली जा रही है वेरियस स्टेजेस में। ये थोड़ा दिमाग में रखना। द नेशनल इनकम बाय द वैल्यू एडेड मैथड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो लिखा हुआ नेशनल इनकम होता है एनडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से आती है आपकी, और ये बराबर होती है किसके, तो ये दोनों जुड़ते हैं आपके, ठीक है ना। एनडीपी जुड़ती है, डोमेस्टिक जुड़ता है, और दूसरा आपका अब्रॉड की जुड़ जाती है। फैक्टर कॉस्ट भी जुड़ती है, याद रखना, मार्केट प्राइस पे नहीं जुड़ती। तो बोल सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट, जहाँ पे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की जो बोल सकते हैं, इसका बोल सकते हैं आपकी क्या फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आता है द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ द नेशनल इनकम कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी। जब आप क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तीसरा आता है आपका कौन सा, तो मैंने बता दिया, वो आता है आपका इनकम मेथड। तो लिखा हुआ इट इज बेस्ड ऑन द इनकम जनरेटेड बाय द इंडिविजुअल बाय द प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द अदर पीपल इन द कंट्री आइदर इंडिविजुअली और बाय यूजिंग द एसेट्स एट देयर डिस्पोजल। तो जब आप दूसरों से कमाते हैं, ठीक है ना, तो उसके द्वारा जो बोल सकते हैं आपका क्या इन्फ्लेशन जुड़ता है, उसे बोलते हैं इनकम मेथड, बोल सकते हैं सॉरी इनकम मेथड, नेशनल इनकम। अच्छा, द इनकम मेथड टेक्स द इनकम जनरेटेड बाय द लैंड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ द रेंट, इंटरेस्ट, वेगस एंड प्रॉफिट इनटू द कंसिडरेशन। ये सारे आ जाते हैं आपके, यहाँ से आप पैसे की उगाई कर सकते हैं। सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम, तो आता है द सर्कुलर फ्लो मीन्स द unending flow of the production of the goods and the services. Income and expenditure is an economy. It shows the redistribution of income in a circular manner between the production unit and the household. There are the land, labor, capital and the entrepreneurship. ये याद रखना, ये 4 चीज़ें आती हैं। लैंड का आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेबर का आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पैसे का आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, उद्यमिता का भी आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक साइकिल चल जाती है इसमें। नेशनल इनकम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, तो ये याद रखना, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है ना, एनएनपी होता है। जैसे मैं बता, एक होता है आपका जीडीपी, एक होता है आपका एनडीपी, ठीक है ना। तो होता क्या है कि आपका जब आप एनडीपी निकालते हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हो, तो होता है जीडीपी माइनस आपका डेप्रिशिएशन होता है। डेप्रिशिएशन मतलब जो बोल सकते हैं कीमत में कमी आ रही है जो, ठीक है ना। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है आपका, ये निकाला जाता है कि इसमें क्या केवल इंडिया का देखा जाएगा। इंडिया में जो भी क्या हो रहा है आपका, बोल सकते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, तो उसे बोला जाता है आपका क्या, इंडिया में चाहे वो कोई भी कमा रहा है, चाहे वो आपका कोई भारतीय है या आपका कोई फॉरेनर है, अगर वो कमा रहा है तो जीडीपी में आता है, और अगर डेप्रिशिएशन माइनस कर दें तो एनडीपी आ जाता है। एक होता है आपका बोल सकते हैं जीएनपी, और एक होता है एनएनपी। तो वही ये ग्रॉस नेट है, पर यहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, फार्मूला यही, इसका भी यही बनता है कि एनएनपी की अगर अगर बोलेंगे तो फार्मूला बनेगा जीएनपी, और इसमें भी डेप्रिशिएशन माइनस कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि इंडिया नहीं होता, केवल इंडिया नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि जो भारतीय बाहर रह रहे हैं उनका पैसा अंदर जोड़ दिया जाता है,
और जो बोल सकते हैं आपके फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं उनका पैसा बाहर रख दिया जाता है। ये थोड़ा दिमाग में रखना। जैसे मैं ये बता देता हूँ कि जीडीपी में जो आता है आपका वो आता है C+I+A आता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका जैसे बोल सकते हैं कि जो आपकी क्या है बोल सकते हैं जो भी आपने प्रोडक्शन किया है, ठीक है ना, इंडिया के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपके कुछ भी असेट्स हैं, तो ये सारा इसी के अंदर आ जाता है। उस पर जो आपकी कमाई होती है, जो भी प्रोडक्ट होता है आपका, उसे बोला जाता है जीडीपी। और जैसे आप एनडीपी में जाते हैं तो इसी में क्या हो जाता है फॉर्मूला, तो ये हो जाता है C+I+A। नहीं, I+A नहीं होता है, जी होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, असेट्स नहीं होता, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, C+I+G। और उसके अलावा आपने देखना है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना होता है आपको, ठीक है ना। आप जो एक्सपोर्ट करते हो उसका पैसा आप जोड़ देते हो, जो आपकी कमाई होती है इंपोर्ट से जो आपका पैसा बाहर जाता है उसे हटा देते हो। तो याद रखना नेशनल इनकम जो कैलकुलेटेड होती है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट पे होती है और फैक्टर कॉस्ट पे होती है, ठीक है ना। फैक्टर कॉस्ट का बता दूंगा भी आपको। अच्छा याद रखना, एक होता है प्रोडक्ट और एक होती है इनकम। प्रोडक्ट होता है उत्पाद, मतलब, और जब वो बिकेगा तभी जाके इनकम होगी, ये थोड़ा दिमाग में रखना। क्योंकि यही फॉर्मूला देखो, नेशनल इनकम का फॉर्मूला भी निकल के यही आता है, C+I+G और +X-I। तो कन्फ्यूज मत हो जाना कि नेशनल इनकम का फार्मूला और जो आपका किसका है एनडीपी का फार्मूला, या बोल सकते हैं एनडीपी का बोल रहा हूँ यार मैं, एनडीपी क्यों बोल रहा हूँ, जीएनपी का फार्मूला। तो अगर जीएनपी का फार्मूला और एनआई का फार्मूला सेम ही है, बस यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये इनकम है। मैंने बताया प्रोडक्ट बिकेगा तभी जाके इनकम होगी, ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो ये लिखा हुआ है नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम एक्योरिंग, लिखा हुआ है accruing to the resident of that country from the production activity performed by both within और outside of the economic territory in the year। याद रखना within और outside हो सकता है, इसलिए नेशनल इनकम जो होता है वो हमेशा देखो एनएनपी का होता है, नेशनल प्रोडक्ट पे कैलकुलेट होता है, नेट होना चाहिए, और वो भी किस पे होना चाहिए, फैक्टर कॉस्ट। याद रखना भारत में जो किया जाता है वो फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता है कि भाई उसकी बोल सकते हैं आपका फैक्टर कॉस्ट कितनी है उस पर लिया जाता है। एक मार्केट प्राइस होता है जो मार्केट प्राइस पे बिकने पे जाता है, पर ये फ्लक्चुएटेड होता है, अलग अलग जगह अलग अलग होता है, तो इसलिए ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट आता है द फैक्टर इनकम आर इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्पेंसेशन फॉर द एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट। There are the three angles of looking at the national income: the value added angle, the income distribution angle, the final expenditure angle. The above definition is from the income distribution angle. From the value added angle तो लिखा हुआ है नेशनल इनकम सम टोटल ऑफ द NVAFC, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है नेट वैल्यू जो बोल सकते हैं आपका होता है वैल्यू एडेड एंगल होता है, या लिखा हुआ है फैक्टर कॉस्ट बाय प्रोडक्शन यूनिट प्लस नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ये हो जाता है याद रखना वैल्यू एडेड एंगल। और फाइनल एक्सपेंडिचर एंगल क्या होता है, तो नेशनल इनकम इक्वल टू द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी माइनस द कंजप्शन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। विच टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड द लॉन्ग लास्टिंग, ये होता है स्ट्रक्चरल, ये याद रखना। तो पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो लिखा हुआ है इट इज द कैटेगरी ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट। अब इसमें होता है क्या, मिसमैच का मतलब ये है कि मान लो किसी ने आपको बोल सकते हैं उसने जो काम किया या जो उसकी डिग्री है, ठीक है ना, या उसके पास जो डिप्लोमा है वो है आपका होटल मैनेजमेंट का, मान लो उसके पास की है, और वो एक्चुअल में जो उसने काम किया अपना या जो उसकी अप्रेंटिसशिप है, ठीक है ना, ट्रेनिंग थी वो हो रखी थी, मान लो कि किचन में हो रखी थी, किचन की ट्रेनिंग थी, और उसमें वो मान लो कि इंडियन में था लगा हुआ। अब हो क्या रहा है, वहाँ जॉब नहीं है तो वहाँ वो जॉब नहीं कर पा रहा, जॉब करनी है पर वो क्या कर रहा है आपका, वो कर रहा है कंप्यूटर का काम, किसी कंपनी में कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहा है। इसे बोलते हैं आपका क्या, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। मिसमैच हो जाती है जब आपकी स्किल के हिसाब से आपको काम नहीं मिलता। द अवेलेबल वर्कर इन द मार्केट, मैनी पीपल इन इंडिया डू नॉट गेट जॉब्स ड्यू टू अ लैक ऑफ द रिक्वायर्ड स्किल and due to the poor education level it becomes difficult to train them. This type of unemployment is called the long lasting। ये भारत में चलता है स्ट्रक्चरल आपका। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work। जब उसे मिल नहीं पाती है जॉब तो उसे बोला जाता है बेरोजगारी। Unemployment is often used as a measure of the health of the economy. The most frequent measures of the unemployment is the unemployment rate, which is the number of the unemployed people divided by the number of the people in the labor force। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा रिलीज करता है वो NSSO करती है,
नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। पहला वर्किंग एंगेज्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयड होना चाहिए। और दूसरा सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, जो तलाश रहा है और काम करने के लिए तैयार, उसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। याद रखना, जो तैयार नहीं है, जो तलाश नहीं कर रहा या फिर जिसे जॉब की ज़रूरत नहीं, उसे अनएम्प्लॉयड नहीं बोला जाता, ये याद रखना। नाइदर सीकिंग नॉर अवेलेबल फॉर वर्क, ये याद रखना। द फर्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द लेबर फोर्स एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स इज विदाउट वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो निकल के आता है वो आता है अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर अपॉन टोटल फोर्स, टोटल लेबर फोर्स इंटू 100%, ये निकल के आ जाता है आपका। अब देखो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो डिस्क्वीज आ जाती है आपकी। डिस्क्वाइज आपकी चलती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे लिखा हुआ इट इज़ अ फिनोमेना वेर इन द मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन द एक्चुअली नीडेड। मान लो कि खेत में 4 लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए, और वही 4 लोग काम कर देंगे, पर लगे हुए 8 हैं। अब इससे होगा कि मान लो कि 4 लोगों को 40,000 रुपये मिलनी थी खेत के हिसाब से, तो 40,000 तो मिलेंगे, तो 40,000, क्योंकि प्रोडक्शन जो हो रहा है खेत से वो 40,000 का ही हो रहा है। और अगर वो 4 लोगों में बढ़ता तो 10,000 के हिसाब से बढ़ जाता, पर लगे 8 हैं तो कितने के हिसाब से बढ़ जाएगा, 5-5 हज़ार के। जिसे बोलते हैं डिस्क्वीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो होता है, पर याद रखना ज़्यादा लोग हो जाते हैं जब किसी क्षेत्र में, जब ज़रूरत कितनों की है, कम की है। इट इज़ प्राइमरली ट्रेस्ड इन द एग्रीकल्चर एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडिया। अब बताए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे नाम से पता लग रहा है कि मौसमी है भाई। इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट दैट अक्योर द ड्यूरिंग द सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। एग्रीकल्चर में भी यही चलता है। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि भाई आपकी रबी की खेती हुई, खरीफ की खेती हुई या जायद की खेती हुई, खेती हुई आपने क्या की फसल काट दी, उसके बाद क्या हो जाता है 2-3 महीने के लिए फिर आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो। तो ये लिखा हुआ है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको देखने को मिलता है। या देखा होगा आपने मूंगफली बेचने वाला, सर्दियों में मूंगफली बेचने वाला है, सर्दियों में मूंगफली बेचेगा तो गर्मियों में क्या जाएगा, अगर वो दूसरा धंधा नहीं करेगा तो मूंगफली गर्मियों में तो बिकती नहीं है, तो उसे भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में देखा जाएगा। ठीक है ना। साइक्लिक आता है आपका। साइक्लिक जैसे लिखा ही हुआ है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल वेयर अनएम्प्लॉयमेंट राइजेज ड्यूरिंग द रिसेशन एंड द डिक्लाइन विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। जब क्या होता है कि मंदी आती है तब आपकी साइक्लिक आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स इन इंडिया आर नेग्लेबल। इट इज़ अ फिनोमेना दैट इज मोस्टली फाउंड इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में देखने को मिलता है, भारत में ज़्यादा ये देखने को नहीं मिलता। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जब आप जानते हैं कि लॉस ऑफ द जॉब ड्यू टू द चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी। आप जान रहे हैं कि गूगल ने अभी लगभग 12,000 लोगों को क्या कर दिया था, निकाल दिया था जॉब से। ठीक है ना। अब देखो जैसे क्या होता, कंप्यूटर जब आया था तो कंप्यूटर के आने से क्या हुआ था कि कई सारे लोगों का रोजगार चले गया था। ठीक है ना। मान लो कोई फाइल क्या करता था, मेंटेन करता था, अब वो फाइल मेंटेन कौन कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। तो इसे बोलता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब आपने देखा पहले सीडी वगैरह बिकती थी, ठीक है ना, उसके सीडी बंद हुई, तो इस सीडी वगैरह बिकनी बंद हो गई, डीवीडी वगैरह बिकनी बंद हो गई, तो उसके बाद पेन ड्राइव वगैरह आ गई आपकी। ठीक है ना। In 2016, World Bank data predicted that the proportion of the jobs threatened by the automation in India is the 69% year on year. फ्रैक्शनल आता है। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉल द सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल को बोलते हैं जब जॉब की क्या करते हैं, कोई तलाश कर रहा है, रेफर टू द टाइम लैग बिटवीन द जॉब व्हेन इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और इज स्विचिंग बिटवीन द जॉब। मान लो कोई व्यक्ति पहले क्या करता था, सेब बेचता था, ठीक है ना, मान लो कि एप्पल बेचता था, फिर उसने बोला यार एप्पल नहीं बेचता, आप कुछ और चीज़ बेचूंगा। तो दूसरी चीज़ को जब तक वो तैयारी कर रहे हैं, जब तक दूसरी चीज़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीच में जो आपका लैगिंग पीरियड होता है उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। मान लो फिर क्या बेच रहा था, आम बेच रहा था, ये पहले किसी दूसरी बोल सकते हैं कंपनी में काम कर रहा था, अब फिर दूसरी कंपनी में जाना चाह रहा है, किसी तीसरी कंपनी में जाना चाह रहा है, तो बीच में जो आपका गैप पड़ जाता है, या फिर आप सर्च करते हैं न्यू जॉब के लिए, तो उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इन अदर वर्ड एन एम्प्लॉय रिक्वायर्स टाइम फॉर सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और शिफ्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टू अ न्यू जॉब। दिस इनएविटेबल टाइम डिले causes the fractional unemployment. It is often considered voluntary unemployment because it is not caused due to the shortage of the jobs, but in fact the workers themselves quit their jobs in the search of the better opportunity. ये करते हैं सर्च, ये फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह होता है आपका, जब आप बेहतर जॉब के लिए क्या करते हैं, पहली वाली छोड़ देते हैं। वॉनरेबल अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, दिस मीन पीपल वर्किंग इनफॉर्मली विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट एंड दस सेंस एनी लीगल प्रोटेक्शन। जब आप बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के साइन किए हुए जब आप जॉब करते हैं तो उसे बोलते हैं दीज पर्सन आर डीम्ड अनएम्प्लॉयड सिंस रिकॉर्ड ऑफ देयर वर्क आर नेवर मेंटेन्ड। इट इज़ वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। इम्पैक्ट देख लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। Young people, after a long time of the unemployment, indulge in illegal and the wrong activities for the earning money.
This also lead to an increase in the crime in the country. Unemployment person can easily be enticed by the antisocial elements. This makes them lose faith in the democratic value of the country. It is often seen the unemployment people end up getting the addicted to the drugs and the alcohol, or the attempting the suicide, leading to the losses of the human resources of the country. It also affected the economy of the country, as the workforce that could have been gainfully employed to the generate the resources actually get dependent on the remaining working population, thus the escalating socio-economic cost for the state. For instance, 1% increase in the unemployment reduces the GDP by 2%. याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट 1% का इंक्रीज आता है, जीडीपी 2% से रिड्यूस हो जाता है, ये बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन आर इंक्लूडेड अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, तो बिल्कुल सही है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, शुगर प्रोडक्शन भी इसी में चलेगा, माइनिंग एंड क्वायरिंग नहीं होता, ये प्राइमरी में आता है, आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ठीक है ना, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, 3 में बांटा जाता है, वैसे तो लगभग 5 के आसपास चली जाती है, पर मेनली आपकी 3 होती है। तो लिखा हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, व्हाइल सेक्टर आर द ग्रुप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सम क्राइटेरिया। द इंडियन इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द वेरियस सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, वर्किंग कंडीशन एंड द नेचर ऑफ द एक्टिविटीज। प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें, इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, जब आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड द क्वायरिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डायरी आर सम एग्जाम्पल ऑफ द सेक्टर। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट फॉर्म द बेस ऑफ फॉर द ऑल द अदर प्रोडक्ट्स। याद रखना, बेस तैयार कर देता है, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम द एग्रीकल्चर, डायरी, फॉरेस्ट्री एंड द फिशिंग। इसलिए याद रखना कि प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है। पीपल इंगेज इन द प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड द रेड कॉलर। याद रखना, जब प्राइमरी सेक्टर में आप कनेक्टेड होते हैं तो उन्हें रेड कॉलर बोला जाता है, रेड कॉलर वाले। ये पेपर में पूछा जाता है, तो प्राइमरी किससे रिलेटेड होता है, रेड कॉलर से रिलेटेड होता है, रेड कॉलर जॉब बोला जाता है इसे। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रीज आ जाती है, वेयर फिनिश्ड प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल्स प्रोड्यूस इन द प्राइमरी सेक्टर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कॉटन, फैब्रिक, शुगर प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, सारा इसमें आ जाता है। हैंस इट इज द पार्ट ऑफ द कंट्री इकोनॉमी दैट द मैन्युफैक्चर गुड्स रेदर देन द producing the raw material. Since this sector is associated with the different kind of the industry, it's called the industrial sector या construction sector या manufacturing sector बोल दिया जाता है। इसमें जो सेकेंडरी सेक्टर में जो आते हैं वो ब्लू कॉलर वर्कर आते हैं, ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। टर्सरी की बात करें या सर्विस सेक्टर की बात करें, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर की जो मदद करते हैं। बाय इटसेल्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द टर्सरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस द गुड्स, बट दे आर an add or the support for the production. Goods transportation by the trucks or trains, banking, insurance, finance come under this sector. It provides the value added to a product same as the secondary sector. These sector jobs are called the white collar job. अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि प्राइमरी में होता है भाई आपका रेड कॉलर, सेकेंडरी में होता है आपका ब्लू कॉलर, और टर्सरी में होता है आपका वाइट कॉलर, ठीक है ना। PRSBTW ये याद कर लेना, ठीक है ना, इसे याद कर लेना, पर, सब, ठीक है ना। और TW को कैसे करो, वट से याद कर लेना, उल्टा कर देना, वट से याद कर लेना, ठीक है ना, पर, सब, वट, इस तरीके से याद कर लेना आप लोग। भारत किसमें, भारत में देखो, भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसको होता है, टर्सरी सेक्टर को होता है, सर्विस सेक्टर को होता है, ये याद रखना। नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय, ये करती है आपकी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें तब कौन करती है, तो मैंने बताया था आपको, तब करती है कौन, आपकी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो लिखा है ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड द एस्टिमेटेड ऑफ द नेशनल इनकम वाज प्राइमरली कंडक्टेड बाय द नेशनल इनकम कमिटी, लेटर ऑन इट वाज कैरिड ओवर बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर द एस्टिमेटेड ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया द नेशनल इनकम कमिटी अप्लाइड द मिक्सचर ऑफ द बोथ द प्रोडक्शन मेथड एंड द इनकम मेथड। याद रखना, प्रोडक्शन मेथड मैंने बता दिया था आपको, ठीक है ना, वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं इसे। दिस कमिटी डिवाइडेड इंटायर इकोनॉमी इन द 13 सेक्टर, 13 सेक्टर में बांटा हुआ था। इनकम फ्रॉम द 6 सेक्टर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरी, माइनिंग, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट इज एस्टिमेटेड बाय द आउटपुट मेथड से किया जाता है। और बाकी की जो 7 होती है, जैसे स्मॉल इंटरप्राइजेस, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्रोफेशन, liberal arts, domestic services, house property, public authorities and the rest of the world is estimated by the income method। ये याद रखना आप लोग। The national income unit for of the central statistical organization is nowadays interested with the measure of the national income। चलो आगे चलते हैं।
तो हाँ, तो मैं बता दिया कौन सा CSO करता है आपका, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैलकुलेट करता है आपका नेशनल इनकम डाटा। हु वाज द फर्स्ट टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम, आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी। और अगर बोल सकते हैं साइंटिफिक बेस पर अगर देखा जाएगा तब कौन है आपके, तो 1931-32 में किसने किया था, VKV राव ने किया था, पहला साइंटिफिक मेथड से किया था इन्होंने, मेथड से। तो कन्फ्यूज मत होना, पर यहाँ पे लिखा हुआ नेशनल इनकम फर्स्ट किसने डिटरमाइन किया, तो याद रखना दादा भाई नौरोजी, अपनी किताब जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया उसमें किया था इन्होंने। तो ठीक है, डिटरमाइन द नेशनल इनकम, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अब देखो 1892 में मेंबर जो आपका बोल सकते हैं आपका हाउस ऑफ कॉमन्स में फिंसबरी से ये के चुने गए थे, आपके सांसद चुने गए थे, फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बॉर्न इन बॉम्बे, को फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एकेडमिशियन है, पॉलिटिशियन है, ट्रेडर हैं, प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ द वेल्थ ड्रेन फ्रॉम इंडिया, याद रखना, ठीक है ना, वेल्थ ड्रेन थ्योरी इन्हीं की दे रखी है, पारसी परिवार में जन्मे थे, महाराजा ऑफ बड़ौदा सयाजी राव गायकवाड़, ठीक है ना, पैटर्नाइज हिम, उनके तहत उन्होंने काम किया है। द लंदन सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी याद रखना 1865 में इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इनकी किताब है। अब डिसग्वीज्ड आ जाती थी, डिसग्वीज्ड मैंने बताया था, डिसग्वीज्ड होती है जब मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन द एक्चुअली नीडेड, तो 1 का बी आ जाएगा, 1 का बी आया तो ये कट जाएगा, अब 1 का बी इन दोनों में। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब मिसमैच होता है, मैंने बताया था, जो आपकी क्या स्किल्स हैं और जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 का ए, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर फ्रिक्शनल कौन सा होगा, फ्रिक्शनल हो जाएगा आपका द टाइम लैग बिटवीन द जॉब्स और व्हेन एन इंडिविजुअल सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब, ठीक है ना। और साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशन के टाइम पे देखने को मिलता है आपका, मंदी के टाइम पे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट समझा दिया, डिसग्वीज, स्ट्रक्चरल, साइक्लिक, टेक्नोलॉजिकल सारा समझा दिया, फ्रिक्शनल समझा दिया, वॉन्ट्रेबल समझा दिया, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। हाँ अब देखो इसे यूजुअली बेसिस पे लिया जा सकता है 365 डेज, वीकली बेसिस पे भी ले सकते हैं, ठीक है ना, मतलब ये यूजली बोल सकते हैं यूजुअल स्टेटस जो 1 साल में भी ले सकते हैं 365 या 1 ईयर के हिसाब से भी ले सकते हैं, वीकली भी ले सकते हैं, डेली वाइज भी ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉरेंस कर्व, ये होता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के थ्रू ये बताया जाता है। तो अब यहाँ पे लिखा है लॉरेंस कर्व रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इन इकोनॉमी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन दैट डिपिक्ट्स द परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब अब यही तो दिक्कत होती है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है आपको, कोई या तो बहुत ज़्यादा अमीर है या तो बहुत ज़्यादा गरीब है, परफेक्ट कहीं भी नहीं होता, याद रखना, परफेक्ट आपको कहीं पे भी देखने को मिलेगा। और परफेक्ट ये परफेक्ट होगा कि नहीं होगा ये कौन देखता है, गिनी कोफिशिएंट होता है, उसके थ्रू देखा जाता है। द एरिया बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द लॉरेंस कर्व इज कॉल्ड द गिनी कोफिशिएंट विच रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ द इनकम इनइक्वालिटी, द फर्दर द कर्व द हायर द इनइक्वालिटी। याद रखना जितना ज़्यादा ये चौड़ा होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाती है। अब दूसरा आता है, देखो ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के बारे में बताता है लॉरेंस कर्व। एक आता है आपका फिलिप कर्व, फिलिप कर्व बताता है इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। फिलिप याद रखना, इट वाज डेवलप्ड बाय द E.W. फिलिप, इट सेज दैट द इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। आपकी इनकम बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, आपकी बोल सकते हैं इनकम घटेगी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। उन्होंने ये बताया था हायर द इनकम लेसर द अनएम्प्लॉयमेंट, हाउएवर इट हैज़ बीन डिसप्रूवन बिकॉज ऑफ द स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के टाइम पे ये गलत साबित हो। स्टैगफ्लेशन बोलते हैं जब क्या होता है कि महंगाई भी बढ़ती है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन बढ़ता है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, तब बोलते हैं आपका क्या, स्टैगफ्लेशन। इट ऑफ क्या व्हेन अ इकोनॉमी एक्सपीरियंसिंग अ हायर इन्फ्लेशन रेट बट नो राइज इन द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। इटली टू तभी तो क्या कर दिया जाता है कि आपका जो महंगाई दर है ना, इन्फ्लेशन रेट को जैसे RBI ने सेट कर रखा है 4+-2 पे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, यानी कि 2 to 6% के आसपास अगर महंगाई बढ़ रही, ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर दिक्कत स्टार्ट हो जाती है इकोनॉमी के लिए। तो ये आपका कौन सा है, लॉरेंस कर्व है। नीचे वाला जो दिखाता है वो पॉपुलेशन को दिखाता है और ये इनकम को दिखाता है। ये लाइन जो हरी वाली दिखा रही है ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है कि सबके पास बराबर पैसा, पर ऐसा है नहीं। और ये वाली लाइन जो दिखाती है वो इनइक्वालिटी को दिखाती है। ये कर्व जो आपका ये लॉरेंस कर्व है, ये दिखाता है आपको किसको, ये गिनी कोफिशिएंट को दिखाता है। ये यहाँ तक जितना भी आपका झुकाव देखने को मिल रहा है इसे गिनी कोफिशिएंट के थ्रू दिखाया जाता है। जैसे मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच होता है, कभी भी याद रखना। लॉरेंज वक्र 0 से अधिक और 1 से कम गिनी गुणांकों के लिए आय के वितरण को दिखाता है। गिनी गुणांक किसी दिए गए देश या क्षेत्र में आय समानता की मात्रा को मापता है। जब मापा जाता है तो 0 के गुणांक वाले समूह में पूर्ण समानता देखने को मिलती है। अगर 0 है तो पूर्ण समानता है, मतलब इक्वालिटी है। अब जिन देशों का 0 के पास होता है वो बेहतर समझे जाते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, और वहीं अगर 1 की तरफ आप बढ़ते हैं
तो असमानता देखने मिलती है। तो याद रखना 0 पे क्या इक्वालिटी है, याद रखना है, और 1 की तरफ जाओगे तो अनइक्वालिटी है। ठीक है ना, ठीक है, ये पढ़ लेना। चलो आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाती है। देखो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का बढ़ना, महंगाई का मतलब कि आपको चीज़ें महंगी पड़ रही हैं। महंगी पड़ने का मतलब ये है कि जो आपकी मुद्रा है, मान लो रुपीज़ है, पैसा है, रुपया है, तो उसकी जो वैल्यू होगी घटेगी। अब ज़्यादातर कंपेरिजन किससे होता है, डॉलर से होता है। जैसे मान लो कि $1 की कीमत कितनी है आज, 80 रुपये। कल के दिन अगर $1 कितना हो जाए, 90 रुपये के आसपास हो जाएगा, तो गारंटी आपको चीज़ क्या पड़ेगी, महंगी पड़ेगी। ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जो मनी की क्या होती है, वैल्यू होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। यहीं अगर $1 की कीमत अगर अभी 50 रुपये हो जाए, तो आपको क्या देखने मिलेगा, इन्फ्लेशन में क्या देखने मिलेगी, आपकी कमी देखने मिलेगी। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये बता दिया मैंने। ठीक है, इन्फ्लेशन इज परसिस्टेंट राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू द फॉल इन द करेंसी परचेसिंग पावर। ठीक है, और कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेशन, प्रिंटिंग टू मच मनी, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, टैक्स राइजेज, अ डिक्लाइन इन द एक्सचेंज रेट, a war and the other events causing the instability, increase in the money supply in the economy। ठीक है, मेजर टू कंट्रोल, इंक्रीज द बैंक इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है जब इन्फ्लेशन कम करना होता है, कंट्रोल में करना होता है। रेगुलेटिंग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, कंट्रोलिंग द प्राइस इन द वेगस। अभी देख रहे हैं आप लोग कि भारत कोशिश कर रहा है कि भाई रेगुलेट कर सके रुपीज़ को ज़्यादातर देशों में, ताकि हम सामान जब खरीदें तो हमें रुपए की पेमेंट करनी पड़े, डॉलर की नहीं। ठीक है ना, क्योंकि डॉलर आप जानते हैं, डॉलर अगर मजबूत होगा तो रुपया उसके मामले में क्या हो जाता है, आपका कमज़ोर पड़ जाएगा। जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व है उसमें आपको क्या देखने मिलेगी, कमी देखने मिलेगी। और ये सही नहीं होता किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जब आयात निर्यात की बात होती है। ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है। प्रोवाइडिंग कॉस्ट ऑफ द लिविंग अलाउंसेस टू द सिटीजन, रेगुलेटिंग द ब्लैक एंड द स्पेकुलेटिव मार्केट, अब्सेंस ऑफ द मिनिमम इनकम टू गेट द मिनिमम नीड्स ऑफ द लाइफ। देखो जब बोल सकते हैं जो बिल्कुल बुनियादी सुविधाएं होती हैं उनको लेने के लिए भी अगर आपके पास पैसा नहीं है, तब उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कंपैरिजन हो जाएगा, मान लो बगल वाले के पास 50 रुपये और आपके पास 60 है, तो एक कंपैरिजन हो रहा है, वो आपसे ज़्यादा गरीब है, आप क्या उससे अमीर हो, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ये थोड़ा दिमाग में रखना है, मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट इन विच द सब्जेक्ट लाइक टू द मीन्स ऑफ द मीट द हर or her basic needs. Such basic needs are often listed in the international poverty reduction programs, and they usually include the food, water, shelter, and the basic education and the basic medical care. Extreme poverty is typically defined as the state in which a person lacks access to all or the several of the goods needed for the meeting देयर बेसिक नीड। अगर वो भी नहीं मिल रहा तो एक्सट्रीम पॉवर्टी हो जाता है। अब देखो एब्सोल्यूट का मतलब एनी पर्सन नॉट इन द पोजीशन टू ऑब्टेन द एसेंशियल कमोडिटी लाइक फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग आर सेट। अगर ये नहीं मिल रहा एब्सोल्यूट में आ गया। रिलेटिव पॉवर्टी डज नॉट concentrate on the basic need but rather makes a comparison between the two people in the environment। याद रखना एब्सोल्यूट पॉवर्टी में लिखा इनकम लेवल इज कंसिडर्ड इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और यहाँ पर लिखा इनकम लेवल इज नॉट कंसिडर्ड व्हेन द मेजरिंग द रिलेटिव पॉवर्टी एज अ पर्सन विल स्टिल बी कंसिडर्ड पुअर डिस्पाइट मीटिंग हिज her basic needs। Absolute poverty, however, does not include a broader quality of the life issue or the overall level of the inequality in the society. What the concept fails to recognize is the individual also have the important social and the cultural needs. Although the people living in the relative poverty can be to an extent well off compared to those living in absolute poverty, they still cannot afford the same standard of the life as other people in the society। उस लेवल पे नहीं आ पाते जिस लेवल पर दूसरे लोग हैं। मेजरिंग यूजिंग द पॉवर्टी लाइन, मेजरिंग यूजिंग द गिनी कोएफिशिएंट एंड द लॉरेंस कर्व, ये याद रखना। ठीक है ना, जो आपका क्या होता है रिलेटिव में होता है उसमें गिनी कोएफिशिएंट लॉरेंस कर्व का इस्तेमाल कर देंगे और इसमें आपका पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल कर देंगे। दिस इज द स्मॉल मार्जिन ऑफ द सक्सेस वेयर इन द एडुकेशन इज कंसर्न्ड। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीटली एडुकेट द रिलेटिव पॉवर्टी। ये हो ही नहीं सकती, सबके पास बराबर पैसा हो ही नहीं सकता। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज पुअर, क्वालिटी ऑफ द लाइफ मे बी मार्जिनली बेटर एज दोज लिविंग अंडर द रिलेटिव पॉवर्टी मे हैव द एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय भारत।